हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्नर स्टडी प्लेस। तो हम लोग आज एक लंबे अंतराल के बाद फिर पुनः जो था उसको हम लोग आगे करते हैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हो गया था, इसकी वजह से हम लोग इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। तो आज हम पुनः इसको स्टार्ट करता हूं और जो भी मैं पढ़ाया था फंडामेंटल राइट स्टार्ट हुआ हूं उसमें आर्टिकल 12 बताए बताए थे। उसमें आज लास्ट हम बताए थे कि राज्य क्या होता है। ठीक है, तो राज्य के बारे में काफी ज्यादा डिटेल्स बताया गया था। आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स का अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जो बात करता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बात यह है कि फंडामेंटल राइट्स में बताया गया था, 6 टाइप से बताए थे कि समानता का अधिकार था, शोषण के विरुद्ध अधिकार था, और उसके बाद स्वतंत्रता था धार्मिक, उसके बाद और भी सांस्कृतिक था, और शिक्षा का अधिकार था, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज था जो आर्टिकल 32 को कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स का स्टार्टिंग हम लोग आर्टिकल 12 से किए। आर्टिकल 12 में क्या था, तो राज्य का डिफिनेशन करता है। ठीक है, राज्य का क्या दायित्व है इसके बारे में हम लोग, दायित्व कहने का मतलब यह हुआ कि लॉ फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो भी बताया गया है। और प्लस में हम लोग ये जानेंगे कि जो लॉ बनेगा वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को फुलफिल करता है या नहीं करता है, इसके बारे में हम लोग इसी में यानी आर्टिकल 13 में हम लोग जानेंगे, जो बताया गया है कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की बात करता है। तो कोई भी कानून या विधि, कोई भी कानून या विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। यहाँ पे बताया गया है आर्टिकल 13 में कि कोई भी जो कानून या विधि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ, दो तरह से इसमें समझा जाए कि उल्लंघन नहीं कर सकता। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे कि संविधान जब से लागू हुई, 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हो गया था। हालांकि इसका एडॉप्टेशन 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, लेकिन कुछ ही उसका प्रोविजंस लागू किए गए थे, जैसे कि सिटीजनशिप के अंतर्गत जो भी प्रावधान किया गया था। लेकिन बाकी जो आपका 26 जनवरी 1950 से पूरा इसको लागू कर दिया गया। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी लॉ बने हैं, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि जो संविधान निर्माताओं द्वारा बताया गया है कि जो आपका संविधान सम्मत यानी विधि सम्मत जो कानून होगा वो आपका संविधान से पूर्व और संविधान के लागू होने के बाद जो भी विधि सम्मत को फुलफिल करता है वही उसको लागू कर सकता है। अर्थात यहाँ पे आपका बताया गया है कि संविधान लागू होने से पहले आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में ये बताया गया है कि संविधान लागू होने से पहले के सभी कानून, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है वे अमान्य हो जाएंगे। जितने हिस्से टकराते हैं उतने हिस्से ही अमान्य होंगे। बात यहाँ पे समझने का है, समझने का ये है कि यहाँ पे बताया गया है कि संविधान लागू होने से पहले के सभी कानून, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है वे अमान्य हो जाएंगे। जितने हिस्से टकराते हैं उतने हिस्से ही अमान्य होंगे। 26 जनवरी 1950 के पहले जो भी, उस समय तो कानून ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था, और ब्रिटिश के द्वारा जो भी लॉ बनाया गया था वो कानून यदि हमारा फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है तो उस स्थिति में ना उस लॉ का जो भी पार्ट्स हो वो पार्ट्स डिलीट होगा, ना कि वो पूरा लॉ डिलीट होगा। उस कानून का जो एक पोर्शन होता है उसको क्या किया जाएगा, वॉइड कर दिया जाएगा, अमान्य कर दिया जाएगा। जितने जितने हिस्से टकराते हैं उतने हिस्से ही अमान्य होंगे। मतलब जितना हिस्सा टकराना कहने का मतलब यह हुआ कि आपका यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का क्या करता है, उल्लंघन करता है, तो उसको क्या कर देना है, डिलीट कर देता है। किसको बताया गया है, तो आपका 13 क्लॉज 1 में ये बात को बताया गया है। यानी बोला जाए तो यहाँ से एक तरह से आप देखिए, इसको एक प्रिंसिपल के रूप में हम लोग देखते हैं, आच्छादन का सिद्धांत, अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स बोला जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स यहाँ पे बता दिए हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन कहने का मतलब यह हुआ कि ढक लेना, अर्थात संविधान सम्मत अगर लॉ नहीं है तो वो लॉ जो है ना, वो लॉ का किसी पार्ट्स को क्या कर लेगा, तो उसको डिलीट कर दिया जाएगा, ढक लेगा। उसी को बोला जाता है आच्छादित। आच्छादित का सिद्धांत कहाँ से आता है, तो आर्टिकल 13 से आता है, आर्टिकल 13 1 और क्लॉज 2 से आता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल कोई नया नहीं है, वो जो आर्टिकल्स का मूल भावना करता है उस मूल भावना से ही उत्पन्न हुआ है। संविधान लागू होने के बाद बनाए गए कानून ये पहले का है, और ये क्या हो जाएगा, संविधान लागू होने यानी 26 जनवरी 1950 का 1950 के बाद की बात करता है। जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता हो तो वह कानून शुरू से ही अवैध होगा। वाइड एब इनिशियो,
वाइड एब इनिशियो, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ वह कानून शुरू से ही अवैध होगा जब से बना, और यदि वो फंडामेंटल राइट्स का किसी भी सेक्शंस किसी भी आर्टिकल्स को वायोलेट करता हो उस स्थिति में उसको क्या बोलेंगे, वाइड एब इनिशियो, अर्थात वह कानून शुरू से ही अवैध होगा। आच्छादन का सिद्धांत इसी का सार है, जो अभी हम बताएं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। मतलब सिंपल हम समझाना ये चाहते हैं कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ, लागू कब हुई थी, तो 26 जनवरी 1950 को तो लागू हुई। उसके पहले जो भी कानून था वो कानून क्या करता हो, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता हो, तो उस स्थिति में ना उस कानून के उस विशेष पार्ट्स को जो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है उस विशेष पार्ट्स को उससे क्या कर देना है, हटा देना, डिलीट कर देना है। उसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स यानी आच्छादन का सिद्धांत इसको बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे संविधान लागू होने के बाद भी वही बात कहता है कि संविधान लागू होने के बाद यदि कोई किसी भी कानून का फॉर्मेशन होता है और किसी भी प्रकार से आपका फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन करता है तो उस स्थिति में भी वो क्या कर दिया जाएगा, वह कानून शुरू से ही अवैध हो जाएगा। मतलब वो पूरा कानून ही शुरू से अवैध हो जाएगा, जिसको वाइड एब इनिशियो जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो आच्छादन का सिद्धांत यही इसी का सार है, यानी आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और 13 क्लॉज 2 का सार है। बात यहाँ पर आया कि अगर लॉ आपका कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, अर्थात न्यायालय का भी पावर देता है, न्यायालय का पुनरावलोकन जिसको हम लोग जानते हैं जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 से भी आता है, आर्टिकल 32 से भी आता है, आर्टिकल 226 से भी आता है, 131 से भी आता है, और बहुत से आर्टिकल्स हैं जिसके तहत जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट बताया गया, जो कि हम लोग आपका न्यायपालिका में हम बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीका से वाइड एब इनिशियो होगा। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 अब बताता है कि बात आया कि कानून या विधि, तो कानून और विधि तो बता दिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल के लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा। अब बात आया कि होता क्या है विधि, तो विधि शब्द को परिभाषित किया गया 13 क्लॉज 3 में, जो बताया गया कि आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। इसमें कौन कौन से शामिल हैं, जो कि लॉ के अंतर्गत आते हैं, एक्ट्स हो गया जो भी पार्लियामेंट के द्वारा बनता है, अध्यादेश जो कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, नियम जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार के द्वारा बनती है ना, वो भी किसके अंतर्गत आता है, तो विधि के अंतर्गत आता है। अर्थात नियम और विनियमन, रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी गवर्नमेंट अपने द्वारा जारी करता है या अपने द्वारा ऑर्डिनेंस के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा जो जारी होता है, वो यदि किसी भी प्रकार का कहने का मतलब यह हुआ कि सेक्शंस वाइज अगर देखा जाए उस रूल्स का, तो सेक्शंस वाइज फुलफिल करता हो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को, तभी वो लॉ के रूप में होगा, नहीं तो वो अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंतर्गत उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको डिलीट कर दिया जाएगा। तो विधि शब्द को परिभाषित किया गया है, इसमें शामिल है क्या क्या, एक्ट्स, अध्यादेश, नियम, विनियमन, प्रथाएं एवं परंपराएं यानी कस्टम्स एंड यूजेस। प्रथाएं एवं परंपराएं क्या हुआ, प्रथाएं एवं परंपराएं जो पहले से चली आ रही हो प्रथाएं हो, है ना, तो इस तरीका से क्या हो जाएगा, वो भी विधि के अंतर्गत आते हैं। अब आर्टिकल 13 क्लॉज 4, आर्टिकल 13 क्लॉज 4 कहता है कि आर्टिकल 13 संविधान के संशोधनों पर लागू नहीं होगा, अर्थात यह सामान्य विधि जो अनुच्छेद 245 और 246 पर लागू होगा। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका 13 क्लॉज 4 है वो बोलता है कि आपका संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा, सामान्य विधि पर लागू होगा। जो जैसे इससे क्या है, इसका सार रूप यही आया कि 13 क्लॉज 1 बोलता है कि उस पार्ट को डिलीट कर दीजिए जिस पार्ट से क्या होता है, संविधान का उल्लंघन होता है, यानी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है। 13 क्लॉज 2 कहता है कि आपका पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी लॉज बना वो लॉ क्या करता हो, फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन करता हो, तो उसको स्टार्टिंग से ही क्या मान लेंगे, हम लोग अवैध मान लेंगे। तो इस तरीका से हम लोग यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आया जुडिशियल रिव्यू का, और वो जुडिशियल रिव्यू किसी भी मामले में नहीं जा सकते हैं। अर्थात आप ये नहीं कह सकते हैं कि संविधान संशोधन के द्वारा अगर सरकार कोई भी काम करती है तो वो आप संविधान संशोधन कौन करेगा, तो पार्लियामेंट करेगा। पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया है आर्टिकल 368 के तहत को वो संविधान संशोधन कर सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि संसद का 2 पावर होता है, एक विधायी शक्ति होता है, एक संविधायी शक्ति होता है, यानी लेजिस्लेटिव पावर और कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। तो लेजिस्लेटिव पावर में क्या होगा, फॉर्मेशंस करेगा लॉ का, और जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पावर होगा उसके अंतर्गत क्या करेगा, तो संविधान संशोधन करेगा आर्टिकल 368 के तहत। वो भी आपका
जैसे कि लॉ का फॉर्मेशन करेगा। तो लॉ जो होता है एक सामान्य विधि होता है। तो सामान्य विधि में क्या होगा, उसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। उसके लिए सिंपल मेजोरिटी यानी उसको अंतर्गत आपका जो हम लोग संविधान संशोधन बोलते हैं वो आपका किसके अंतर्गत आएगा, तो संविधान संशोधन एक अलग विधि हो जाता है। और सामान्य विधि जो कि आपका आर्टिकल 240, 245 और 246 में बताया गया है। 245 में ये बताया गया है कि जितना भी संसद के द्वारा कानून बनता हो, वो जितना भी जो भी उसके अंतर्गत जो विषय दिए गए हो सेंटर को, उस विषय पर कानून बना सकता है। और 246 यही भी बोलता है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से रिलेटेड जो भी विषय होंगे वो आपका, जैसे समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची ऐसे होते हैं जिसके अंतर्गत राज्य भी कानून बना सकते हैं और संघ सरकार भी कानून बना सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि वन हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब क्या होता है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो इस पर कौन बना सकता है, यानी संघ सरकार भी बनाएगा और राज्य सरकार भी बनाएगा। और 245 जो होता है, 245 इस केस में होता है ना कि जो भी राज्य विधानमंडल राज्य सूची के जो भी विषय होंगे उस पर कानून बनाएंगे। जैसे कि राज्य सूची के विषय क्या क्या है, तो पुलिस हो गया, सामान्य प्रशासन विभाग हो गया, खनन हो गया, ठीक है, वन भी होता है, वन भी आता है लेकिन सॉरी वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाता है। तो अर्थात उसको हम राज्य सूची में ले सकते हैं क्योंकि उसमें आपका राज्य का भी दायित्व है और आपका सेंटर का भी है। तो 245 और 246 क्या होता है, तो ये सामान्य विधि होता है और सामान्य विधि के लिए क्या होता है, साधारण बहुमत की जरूरत होती है। तो इसमें तो एक तरह से संविधायी शक्ति हो गया, जो कि आपका ये एक तरह से आपका विधायी शक्ति, संविधायी शक्ति नहीं सॉरी विधायी शक्ति हो गया किसका, संसद का, जिसको लेजिस्लेटिव पावर बोलते हैं। और संविधायी शक्ति आर्टिकल 368 के तहत होगा, जिसके अंतर्गत संविधान संशोधन होगा। और संविधान संशोधन को हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते हैं इस शर्त पर कि वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है। इसी बात को किसमें बताया गया है, आर्टिकल 13 क्लॉज 4 में बताया गया है। बात यहाँ से एक सार रूप में यही आया कि भाई इतना हम नहीं जानते, हम सिंपल जानते हैं। सिंपल ये है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स है वो फंडामेंटल राइट्स में बात बताया गया है और वो आपका वायलेशन करता है, तो सिंपल सी बात है कि आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आता है और एक डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का कॉन्सेप्ट आता है, दो ही। यहाँ से आपका बाकी सब जो भी है डिलीट कर दीजिए माइंड से और दो चीज को यहाँ से माइंड में बैठा लीजिए, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और एक आ जाएगा क्या, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट। बाकी नियम, कानून, विनियम, प्रथाएं एवं परंपराएं, अध्यादेश, एक्ट सब क्या है, लॉज है, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया। और आपका हम संविधान का जो संसद होता है, संसद का दो पावर बताया, संविधायी शक्ति कॉन्स्टिट्यूएंट पावर और विधायी शक्ति लेजिस्लेटिव पावर। जिसके अंतर्गत लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत क्या होगा, तो सामान्य कानून बनेंगे जो कि आपका आर्टिकल 245 246 में होगा और आर्टिकल 368 से क्या होगा, तो संविधान संशोधन होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे आर्टिकल 14 के बारे में। थैंक यू।